अभी तुरंत हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। अभी तुरंत स्क्रीन पे अपना स्क्रीन पे पढ़ने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे। जब तक इसको ना फिगर के द्वारा ना समझा जाए तो फिर समझ में नहीं आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ना आपको मानना पड़ेगा कि ये जो है ना हमारा क्या है, एक मिरर है। क्या है? मिरर है। और मिरर का ये क्या है? पिछला वाला हिस्सा। ये क्या है? पिछला वाला हिस्सा। इसको हम लोग कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। क्या कहते हैं? पॉलिश्ड। पॉलिश्ड सरफेस। आप कभी भी ना मिरर को उठा के, यानी कि आपके घर में जो शीशा होगा उसको कभी आप उठा के देखिएगा तो एक तरफ जो है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, मिरर है, तो एक तरफ आपका चेहरा दिखेगा इधर, ठीक है, और पीछे वाले साइड को आप देखेंगे तो वो पेंट किया हुआ रहता है ना। तो वही आप मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मिरर है। मिरर है और ये पीछे वाला हिस्सा है जो कि पॉलिश किया हुआ है, यानी कि पेंट किया हुआ है। और ऊपर क्या है, हुआ आपका पूरा प्लेन मिरर होगा जिसपे कि आपका चेहरा दिखता है ना। तो आप मान लीजिए कि जो हमारा शीशा है वो इस प्रकार से लेटा हुआ है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं ना, इस मिरर के ऊपर इस प्रकार से टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है। तो इस पर तिरछा, वो भी सीधा नहीं, सीधा का मतलब पूरा परपेंडिकुलर नहीं, तिरछा, देखिए है ना तिरछा। तो इस तरीके से हम तिरछा इस पे अपना टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है। अब तिरछा टॉर्च जला रहे हैं तो इस जो हमारा जो लाइन आ रहा है, जो रोशनी आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जहां पे पहली बार हमारा ये इस मिरर पे जो टकराएगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद चूंकि आपने तिरछा लाइट जलाया था तो वापस भी तिरछा ही जाएगा, है ना। तो जो वापस हमारा यहां से इधर निकल जाता है लाइट का रे, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो लाइट हमारा आएगा उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो वापस चला जाएगा उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे ये टकराएगा मिरर पे सबसे पहली बार, इंसिडेंट रे जहां पे टकराएगा पहली बार, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। 1 2 3 तीन चीज क्लियर। और ये पीछे का हमारा होता है पॉलिश्ड सरफेस, वो भी चौथा क्लियर हो गया। आगे कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा होता है। किसके ऊपर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, बिल्कुल सीधा होता है। अच्छा, इस नॉर्मल को हम लोग क्यों खींचते हैं मालूम है? ताकि ना हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ सके, है ना। तो याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि जो नॉर्मल होता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, ठीक है। क्या ये एक्चुअल में होता है? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम लोग ऐसा करें तो क्या ये आपको दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये? एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन को शॉर्ट में IL, इमेजिनरी लाइन। हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग इसको करेंगे तो ये कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। ये केवल इमेजिनरी लाइन होता है, हम लोग इसको समझने के लिए साइंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, बस सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस का। देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस कब बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पहली बात तो कहां बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बने, इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया, बात खत्म, है ना। इतना ही तो था इसमें, और कुछ नहीं है इसमें नया। तो जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ था वो आपने यहाँ पे जान लिया। और याद कीजिए हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? 2 है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? बिल्कुल सही बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इसका ये हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया पहले नियम के तहत, चलो इसमें नियम क्या लिखना है, ऐसे पहला क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला बात तो यही कहता है कि भाई जितना एंगल हमारा ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये चीज हमारा क्लास 10th में भी पढ़ना है, ठीक है। लाइट को हम लोगों को क्लास
10th में भी पढ़ना है, तो अभी इस चीज को अपना जड़ मजबूत बना लीजिए। तो जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा, यदि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यदि ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक है, पहला नियम हमारा यही कहता है। और दूसरा नियम क्या कहता है भाई? दूसरा नियम कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक ही प्लेन पे, यानी कि एक ही मिरर पे और एक ही जगह पे, वो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। याद कीजिए अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा वाला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो, आपके पास प्लेन तो एक ही है, यानी कि शीशा तो आपके पास एक ही है, और रिफ्लेक्टेड रे हो चाहे इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो चाहे नॉर्मल हो, ये तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात खत्म। यही तो हमारा दो नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म है ये चीज, है ना। बड़ा बेसिक सा चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला बात खत्म। दूसरा, ऐसे ही बोलते बोलते याद हो जाएगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला बात क्लियर। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल कहां पे है? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कौन सा प्लेन? ये वाला। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इस वाले पे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे दूसरे वाले शीशे पे होगा, ऐसा नहीं होता है, वो एक ही शीशे पे होना चाहिए। यही हमारा नियम कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बात खत्म, है ना। यही चीज था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ नया है? कुछ नहीं। जो हम लोगों ने स्क्रीन पे पढ़ा है बस उसको यहाँ पे हम लोगों ने फिगर के द्वारा देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा था रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। उसके बारे में भी समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। यहाँ पे रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड का दूसरा नाम क्या है? इरेगुलर। इसमें आपने क्या पढ़ा है? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग एक बार। इसमें आपने ये पढ़ा है, पहले बात कर लेते हैं रेगुलर का। ठीक है, पहले रेगुलर का बात कर लेते हैं। रेगुलर में आपने ये पढ़ा है कि देखो भाई, हमारे पास ना एक प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, और इस प्लेन सरफेस के ऊपर जो हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल के रूप में आता है ना, वो पैरेलल ही चला जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हो गया? ठीक है, मतलब क्या हुआ? ये तीनों लाइन पैरेलल आ रहा है और पैरेलल ही वापस चला जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और हम लोगों का पिक्चर, हम लोगों का चेहरा जो चेहरे शीशे में दिखता है वो इसी की वजह से दिखता है, क्योंकि हमारा शीशा कैसा होता है? बिल्कुल प्लेन होता है। कहीं वो बड़ा खावड़ा होता है क्या? जरा सा भी नहीं, है ना। तो ये हो गया हमारा रेगुलर का। और अब बात कर लेते हैं डिफ्यूज्ड का। डिफ्यूज्ड में क्या होता है ना, डिफ्यूज्ड में आपका जो प्लेन है वो थोड़ा बहुत इस प्रकार का होगा, यानी कि उबड़ा खावड़ा होगा, है ना। वो प्लेन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हमारा इंसिडेंट रे जो है वो कैसा होगा? वो बिल्कुल पैरेलल होगा। इंसिडेंट रे बिल्कुल पैरेलल होगा, लेकिन टकरा के जो है ना, हो सकता है कि एक हमारा इधर भाग जाए, ठीक है, और दूसरा वाला हो सकता है इधर भाग जाए, तीसरा वाला हो सकता है इधर भाग जाए। क्या रिफ्लेक्टेड रे का कोई खास डायरेक्शन है? कोई खास डायरेक्शन
नहीं है, ये किधर भी भाग सकता है। चलो मान लो एगो ये वाला है, तो ये हमारा जो है इधर भाग जा रहा है, कोई इसका खास डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है ना। अब तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस केवल इतना है कि देखो भाई, रेगुलर में प्लेन सरफेस होगा, इसमें सरफेस प्लेन हमारा नहीं होगा, ठीक है। और इसमें पैरेलल इंसिडेंट रे बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे नहीं बन पाएगा, वो कहीं भी भाग सकता है, इधर उधर 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 कहीं भाग सकता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल एक डायरेक्शन होता है, वो एक ही तरह भागेगा। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो एक होता है, वो ऐसे ही आएगा, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है क्या वो कॉमन है? नहीं। कोई देख रहा है इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं है, वो किधर भी जा सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन दोनों का खास है। इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन खास है और रिफ्लेक्टेड रे का भी डायरेक्शन खास है, यानी कि उसका उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है। इंसिडेंट रे तो बिल्कुल सीधा आएगा ही आएगा, उसका डायरेक्शन फिक्स है इंसिडेंट रे का, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वो किधर भी भाग सकता है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये हो गया हमारा डिफ्यूज्ड यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब तो कोई डाउट नहीं दोनों में। चलिए, तो बड़ा ही सिंपल सा चीज था हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को समझ लिए हैं डायग्राम के थ्रू, और इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था वो हम लोग अपने स्क्रीन पे देख चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आपको एक बार इसका फोटो यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए इसको जल्दी फटाक से। अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।